गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आईपीसी में आगे बढ़ते हैं। देखना अभी आईपीसी की यानी कि मूल विधि की हमने 3 सीरीज बनाई है। आज हमारी ये चौथी सीरीज होगी और इसमें भी हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही केवल सेक्शंस करेंगे, धाराएं करेंगे। देखना शुरू करते हैं। आज हमारा भाग 3 होगा और भाग 3 में जो सेक्शंस होंगे 53 to 75, 53 से 75 तक हो जाएंगे। और इसका जो टाइटल होगा ये दंडों से संबंधित है, पनिशमेंट से, जो सजाएं होती हैं। देखना दंड या सजा के विषय में, पनिशमेंट के विषय में ये भी पूछा गया है कि कौन सा भाग है जो दंड के विषय में। तो भाग 3 दंड के विषय में है, पनिशमेंट के विषय में। शुरू करते हैं। देखना सेक्शन 53 में धारा 53 में क्या लिखा है। दंड के प्रावधान दिए हैं इसमें, पनिशमेंट की। पनिशमेंट कितने प्रकार का होगा, हालांकि हमने पहली वीडियो में भी इस पर चर्चा की थी। आज फिर और डीपली इसको देखते हैं। दंड के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। ये संख्या भी आपको याद रखनी है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के पनिशमेंट और 5 टाइप्स। नंबर 1 कारावास, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, संपत्ति का समहरण और जुर्माना। ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। इसे आप डिसऑर्डर भी कर सकते हैं, यानी कि पहले नंबर पर आपको कारावास ही बोलना है। इनका मीनिंग समझते हैं। देखना कारावास को हम क्या कहेंगे, इम्पेरिजनमेंट कहेंगे या सेंटेंस भी कह सकते हैं कारावास को। कारावास 2 प्रकार के होंगे, साधारण सिंपल इम्पेरिजनमेंट और एक होगा RI रिगोरस इम्पेरिजनमेंट। SI का मतलब क्या हुआ, सिंपल, साधारण या सादा। सादा कारावास और एक कठोर कारावास। सादा कारावास में जेल में ऐसे ही रहना पड़ेगा। कोई आरोपी है, मान लीजिए उस पर अपराध सिद्ध हुआ है, कोई अपराधी जेल में, उसे केवल जेल में रहना पड़ेगा जितने दिनों की या जितने वर्षों की उसको सजा मिली है। कठोर कारावास में क्या है, ये सश्रम होगा, रिगोरस इम्पेरिजनमेंट या कठोर या कठिन कारावास। इसमें वहाँ पर अपराधी को काम भी करना पड़ेगा जेल के अंदर, जैसा भी जेल प्रशासन उसको काम सौंपेगा। सेकंड हो जाएगा आजीवन कारावास। देखना आजीवन कारावास को हम कहेंगे लाइफ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ सेंटेंस का मतलब हुआ या तो 20 वर्षों की सजा। हालांकि जेल प्रशासन पर यह डिपेंड करता है। क्वेश्चन पहले एपीओ में या किसी और एग्जाम में आया हुआ है कि आजीवन कितने वर्षों का होता है। तो आजीवन शेष बची हुई आयु तक हमें वहीं पर रहना पड़ेगा, यानी कि जीवन पर्यंत जेल के अंदर ही। लेकिन 57 जो धारा है उसमें कुछ संशोधन करके किया गया है कि अब हमें जो सजा है ना वो 20 वर्षों की मिलेगी। 20 वर्षों, आजीवन कारावास 20 वर्षों के लिए होगा। लेकिन ये फिर भी जेल प्रशासन पर डिपेंड करता है कि 20 साल में हमें वो रिहा करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं करना चाहते तो हमें और दिनों तक भी रहना पड़ेगा वहाँ पर। तो आजीवन कारावास ये सेकंड टाइप का इम्प्रिजनमेंट आ जाएगा। थर्ड हो जाएगा इसमें मृत्युदंड। मृत्युदंड को कैपिटल सेंटेंस कहा जाएगा या फिर इसको डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी या कैपिटल सेंटेंस, कैपिटल सेंटेंस। मृत्युदंड, मृत्यु इसमें दी जाएगी यानी कि फांसी दी जाएगी। और फांसी ये कौन से आर्टिकल इसमें आ जाएगा, धारा में 302 में। किसी भी हत्यारे को या फिर उसने कोई देशद्रोह किया हो, है ना, देश के प्रति कोई, या फिर अपने ही देश में विद्रोह किया हो, विद्रोह, युद्ध या आक्रमण, या फिर सरकार के विरुद्ध उसमें कुछ भी या दुष्प्रेरण किया हो, ऐसे आरोपी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। और अगर किसी की वो हत्या भी करता है और वो सिद्ध हो जाती हैं, उस हत्यारे को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। तो कई कारण हो सकते हैं कि मृत्युदंड किन परिस्थितियों में दिया जाएगा। ओके, एक होगा इसमें संपत्ति का समहरण। संपत्ति के समहरण का मतलब इसे फोरफिटर कहेंगे। आप सिंपल भाषा में इसको कुर्की कहिए आप, जैसे कुर्की हो जाती है, कुर्की, है ना, मोर्गेज कर लेती है सरकार संपत्ति हमारी। कोई आरोपी है वो यानी कि कोई आरोपी घर से जैसे फरार हुआ है और उस पर कोई आरोप सिद्ध भी हो चुका है, तो क्या करेगी सरकार उसमें या पुलिस, उसकी जो संपत्ति उसकी कुर्की कर लेगी। हालांकि वहाँ पर पहले नोटिस दिया जाएगा, अगर वो उन पर भी ध्यान नहीं देता अपराधी, फिर संपत्ति कुर्की कर ली, मोर्गेज कर लिया जाएगा उसको, संपत्ति का समहरण। नंबर 5 हो जाएगा जुर्माना। उस पर जो फाइन लगेगा, फाइन भी लगाया जा सकता है। अगर वो फाइन नहीं देगा तो उस पर क्या सजा होगी। खैर, तो दंड कितने प्रकार के, पनिशमेंट या सजाएं कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की सजाएं होती है। ये क्वेश्चन यूपी SI में कई बार पूछा गया है। आगे चर्चा करते हैं। सेक्शन नंबर 54 है ना, धारा नंबर 54 में क्या है, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। लघुकरण कहते हैं कम्यूटेशन, यानी कि छोटा करना, शॉर्ट करना किसी चीज़ को। अगर मृत्यु दंड दिया गया है, क्या उसका लघुकरण किया जा सकता है। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है या फिर और दूसरी जो सजाएं कम कर दी जाएंगी, बिल्कुल हो सकती हैं अगर राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है। देखना एक मर्सी पिटीशन पढ़ेंगे हम, उसमें एक दया की भीख होती है, एक समय याचना। कोई भी जो मृत्यु दंड प्राप्त अपराधी होता है वो अंतिम रूप से राष्ट्रपति भवन में यानी कि राष्ट्रपति महोदय के पास रिक्वेस्ट कर सकता है।
लेकिन राष्ट्रपति महोदय इस पर एक पैनल बुलाएंगे, उनको अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत एक कानूनी सलाह लेने का अधिकार दिया गया राष्ट्रपति जी को। वो ये होगा कि यदि राष्ट्रपति महोदय को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कार्य विशेष में विधि का कोई प्रश्न निहित है तो राष्ट्रपति महोदय माननीय सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कानूनी सलाह दे सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई पेचीदा कोई प्रश्न है किसी विधि का, तो मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, क्या मृत्यु दंड को माफ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति महोदय चाहे तो। ठीक है। नंबर 55 में क्या है? आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। क्या जो हमें पनिशमेंट के ऑर्डर हुए हैं एक आजीवन कारावास के, उसको कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है अगर राष्ट्रपति महोदय ऐसा चाहते हैं। तो दोनों केस में क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं ऐसा। ओके। नंबर हम देखना इसके बाद जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन की जो हमने छानबीन की है, तो उसमें आए नहीं क्वेश्चन ऐसे। 61 देखिए डायरेक्ट, 55 के बाद में 61, बीच वाले केवल ये नॉर्मलाइज तरीके से आप पढ़ लीजिएगा उनको अगर चाहें तो। 61 में क्या? संपत्ति का समहरण। संपत्ति जो आपको अभी बताया ना कि कुर्की होती है, कि कुर्की हमारी हो सकती है अगर हम वहाँ से फरार हो जाएं, है ना। जैसे समन पर हमने ध्यान नहीं दिया, कोर्ट के हमें आदेश हो चुके, सजा के हो चुके, वहाँ से फरार हो जाते हैं तो हमारी संपत्ति मोर्गेज कर ली जाएगी, कुर्की कर ली जाएगी उसकी। जुर्माना क्या होता है? देखना, किसी व्यक्ति पर जो सज़ा होती है ये 3 तरह से हो सकती है। किसी व्यक्ति को केवल सजा का प्रावधान है, या तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट या कठिन कारावास जो भी हो, उसके साथ साथ उस पर जुर्माना भी लगाया गया, फाइन भी लगाया गया है। नंबर 3 ये हो जाएगा, उसे दंड प्लस जुर्माना दोनों भी देने पड़ सकते हैं। वो दंड के साथ साथ जुर्माना भी वहाँ पर देगा। लेकिन अगर कोई अपराधी जुर्माना नहीं देता तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो जुर्माने का जो प्रावधान है किसमें? 63 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा, ये धारा कौन सी है? 63। 64 में क्या है फिर? जुर्माना ना देने पर कारावास। क्या अगर हम फाइन वहाँ पर पे नहीं करेंगे, जो हमारे ऊपर पेनल्टी लगी है, कंपेंसेट जो हम किए गए हैं, उसके लिए क्या कोई कारावास का प्रावधान है? बिल्कुल प्रावधान है। उसको भी 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। 50 रुपये तक की जो धनराशि, अगर फाइन हम इस धनराशि से किए गए हैं और हम वो पे नहीं करते, वो हमने जमा नहीं किया, 2 महीने तक का कारावास हो सकता है। और ये साधारण कारावास होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ना कि SI रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। ओके। नेक्स्ट इसमें 100 रुपीज़, अगर हमारे ऊपर 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है तो हमें 4 वर्ष की सज़ा मिल सकती है। अगर हम ये जुर्माना पे नहीं करेंगे, हमने ये जमा नहीं की धनराशि, तब हमें कारावास हो सकता है। और थर्ड वन आ जाएगा इसमें 100 रुपये से अधिक की धनराशि का, अगर ये जुर्माना हम पे नहीं करते तो वहाँ पर 6 महीने से अधिक की हमें साधारण कारावास SI दिया जाएगा, है ना। तो ये कारावास से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आए हैं, ये UPSI में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कि दंड के प्रकार, ये भी इम्पोर्टेंट था, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 63, 64 के बाद हम पढ़ते हैं 71। देखना 75 तक ही और ये पार्ट तो इम्पोर्टेंट जो भी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, केवल उन्हीं पर चर्चा करेंगे। 71 में क्या है? ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम लिख रहे हैं। 71 में एक एग्जाम्पल दिया गया है, केस लो। A ने B को 50 लाठी मारी है, तो A इसके लिए दोषी होगा। A को कोई पनिशमेंट दिया जाएगा, कोई सज़ा दी जाएगी, कोई दंड दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ये होता है कि 1 लाठी के लिए 1 वर्ष की सज़ा मिलती है, मान लीजिए उसको गंभीर चोटें आई हैं, और 50 अगर वो लाठी से या छड़ से प्रहार करता है, वो नहीं कि 1 लाठी के लिए 1 वर्ष की सज़ा है तो 50 लाठी के लिए 50 वर्ष की सज़ा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। 1 लाठी के लिए भी 1 वर्ष की सज़ा, 50 लाठी के लिए भी 1 वर्ष की सज़ा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। A ने B को 50 लाठी मारी तो A को केवल 1 लाठी के लिए ही दंडित किया जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, एक बार देखिएगा। A अगर B को 50 लाठी मारी तो A को केवल 1 लाठी के लिए ही दंडित किया जाएगा। इसमें 50 बार दंडित नहीं किया जाएगा। वो 1 लाठी से पिटाई करता है, 1 बार में ही हिट करता है या 50 टाइम्स हिट करता है, उसे केवल 1 बार के लिए सज़ा मिलेगी। तो ये 71 है। और ये किस में आ जाएंगे सेक्शन? ये अध्याय 3 में 53 से 75। तो हमने केवल इन्हीं सेक्शंस को डिस्कस किया है। तो आगे अभी हम भाग 4 शुरू करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके। भाग 4 में सेक्शन कहाँ तक आ जाएंगे? 76 से 106, 76 to 106।
इसमें जो धाराएं होंगी 76 जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो 76 में क्या लिखा है, तथ्यों की भूल होना। देखना अगर कोई फैक्ट्स होते हैं जो विधिपूर्ण भी होंगे, अगर उनसे हमारी एक चूक होती है या भूल होती है, वो कोई अपराध नहीं माना जाएगा, तथ्यों की भूल। लेकिन यानी कि अपने अगर हम समझदारी से करेंगे, एक सद्भावनापूर्ण अगर करेंगे, वो फिर अपराध माना जाएगा। तो तथ्यों की भूल क्या हो जाएगा, एक अपराध हो जाएगा। 77 में क्या है, न्यायाधीश के कार्य। देखना जो जज होते हैं या न्यायाधीश के जो कार्य होंगे वो लीगल माने जाएंगे, लेकिन वो ध्यानपूर्वक, सद्भावनापूर्वक या फिर विधिपूर्ण होने चाहिए। देखना वर्ड ये हमने कल भी डिस्कस किया था, सद्भावनापूर्ण। सद्भावनापूर्ण का मतलब क्या होता है, जो एक जागरूकता के साथ में और ध्यान से किए गए हैं, वो नहीं कि अजागरूक अवस्था में, मान लो नशे की अवस्था में या बेहोशी की अवस्था में, वो सद्भावपूर्ण नहीं हो सकते कार्य। तो क्या होगा, न्यायाधीश के कार्य अपराध नहीं माने जाएंगे यदि वह कार्य विधिपूर्ण है ना, वो लीगल वे में होने चाहिए। आईपीसी में जो धारा लिखी हुई है उनके अनुकूल होने चाहिए, विधिपूर्ण तथा सद्भावनापूर्ण होने चाहिए। आगे 77 के बाद में 82 है ना, बीच के स्किप कर देते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है ज़्यादा। तो धारा नंबर 82 में क्या है, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, है ना, ये तो बहुत अच्छा है। तो 7 वर्ष से अगर कम है वो अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा 83 में 7 से 12 वर्ष के आयु के व्यक्ति, 7 से 12 वर्ष के आयु के व्यक्ति का कार्य अगर वो अपरिपक्व या परिपक्व, एक मैच्योर अवस्था में होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे जो 7 वर्ष या 12 वर्ष के बीच में हैं या फिर उससे ऊपर भी टीनेज में, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं जो डल होते हैं, मंदबुद्धि टाइप में, है ना, जैसे मेरे जैसे तो 7 से 12 वर्ष के आयु के व्यक्ति के कार्य अगर वो अपरिपक्व हैं यानी कि अनमैच्योर है, माइंड सही से उनका काम नहीं करता, उसके द्वारा कार्य किए गए कार्य अपराध नहीं माने जाएंगे अगर वो अनमैच्योर है। लेकिन अगर वो समझदार बहुत ज़्यादा है, परिपक्व है, वो मैच्योर हो चुका, इसी एज ग्रुप में 7 to 12 परिपक्व समझ अगर उसकी है, उसके द्वारा किए गए अपराध माने जाएंगे। कौन से कार्य हो, नहीं कि वो खेलना भी अपराध हो जाएगा, नहीं, जो आपराधिक टेंडेंसी के होंगे, जो विधि विरुद्ध होंगे। आईपीसी की जो हम ये धारा पढ़ रहे हैं पूरा, मूल विधि के अगर वो विरुद्ध कार्य करता है, अपरिपक्व अवस्था में है, वो अपराध नहीं माने जाएंगे। और परिपक्व अवस्था में, समझ रहे ना आप, ये परिपक्व अपरिपक्व, हाँ, तो रजनी जी क्या हो जाएगा, ये परिपक्व अगर समझ है उसकी, यानी कि मैच्योर है, मेंटली रूप से पूरे डिसीजन ले सकता है, तो वो अपराध माने जाएंगे। आगे 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं। विकृत चित्त कैसे होते हैं, जो मेंटल डिसेबल हो जाते हैं, है ना, यानी कि दिमाग में जो खराबी कुछ आ जाती है, जैसे सेंट्रल मेंटल हॉस्पिटल में होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति, अगर कोई मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, जन्मजात है या बाद में हुआ है, सिर में गंभीर चोटें लगी हैं, मतलब अपने वो होशो हवास में नहीं है, एक ही वर्ड उसके लिए, विकृत चित्त। उनका चित्त सही से काम नहीं करता, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, है ना, जैसे कुछ लोग मेंटल डिसेबल होंगे ना, पागल लोग जैसे होते हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्य अपराध नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी। आगे 95 में तुच्छ उपहति अपराध नहीं है। उपहति का मीनिंग समझिए आप पहले। उपहति को इंग्लिश में हर्ट कहा जाएगा, HURT, हर्ट, है ना। एक तो उपहति होगी, तुच्छ होगी, बहुत ही कम, मामूली, जैसे बस में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ऐसे ही बहस हुई, किसी से छोटी मोटी इसमें चोट लगी, तो वो तुच्छ उपहति होगी, वो नहीं कि बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा वो। और एक होगा गंभीर उपहति। गंभीर उपहति क्या होगा, जो सीरियस ऐसे हर्ट्स होंगे, मान लो कोई किसी का अंग को कोई डैमेज करना चाहते हैं, आँख फोड़ देता है किसी की, या कान की जो हमारी सुनने की शक्ति है वो डिसेबल हो जाती है, तो क्या होगा, वो गंभीर उपहति हो जाएगी। उपहति का मतलब क्या हुआ, हानि पहुँचाना है, हर्ट करना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तुच्छ उपहति अपराध नहीं है। ये किस में, 95 में। 100 में क्या आ जाएगा, शरीर की प्राइवेट सुरक्षा। हमें सुरक्षा करने का एक हमारा मौलिक अधिकार भी है, अगर हम संविधान में भी देखते हैं और आईपीसी में भी उसके बारे में दिया गया है। शरीर की प्राइवेट सुरक्षा, जैसे हमारे ऊपर कोई हमला करता है, या घोर उपहति, जैसे अभी आपको पता है ना, उपहति हर्ट को बोलते हैं, यहाँ पर क्या, घोर उपहति या गंभीर उपहति, है ना, शरीर को किसी अंग को नुकसान कोई पहुंचाना चाहता है, कोई हमला करता है ना, या फिर घोर उपहति अपहरण के लिए हमला करता है, हमारे किडनैपिंग वो करना चाहता है और उसके लिए हमला किया गया है, या फिर तेजाब फेंकना, एसिड अटैक होता है कि ये किस में आ जाएंगे, हमले में ही आएंगे। ये घोर उपहति होगी, एक बहुत बड़ा ये अपराध हो जाएगा। इसके लिए जो अपराधी होगा उसको सजा दी जाएगी आईपीसी के अंतर्गत। तो शरीर की प्राइवेट सुरक्षा करना हमारा क्या है, एक मूलभूत अपना कर्तव्य भी है, फंडामेंटल राइट भी है। 103 में क्या है फिर,
संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करना, हम अपनी प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। वो नहीं कि कोई हमारे घर पर हमला कर दे, कोई चोरी या लूट, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है वो घोर अपराधी हो जाएगा, फिर आईपीसी के अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान है। कोई हमारी संपत्ति को लूटता है, चाहे वो अचल संपत्ति या सचल संपत्ति है। अचल संपत्ति में क्या होता है, अचल में जैसे हमारा घर जमीन होती है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और सचल क्या होते हैं, जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी अब यहाँ है, फिर कहीं और ले जा सकते हैं, तो सचल संपत्ति है। और अचल क्या होगी, जैसे हमारे घर या जमीन जायदाद होती है जो स्थिर रहती है, स्थिर को अचल संपत्ति, अस्थिर को सचल संपत्ति कहते हैं। तो जो अचल, ये कोई भी किसी प्रकार की हमारी संपत्ति अचल या सचल, लूट, रात्रि ग्रह भेदन, अग्नि या चोरी, ये मान लो कोई आगजनी उसमें करता है, आग लगाता है हमारी संपत्ति को, या फिर चोरी करता है, ये किस में आ जाएगा, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का उल्लंघन हो जाएगा। तो हमें पूरा अधिकार है इसका। तो ये क्या अपराध की श्रेणी में होगा। अपराध कौन से, जो आईपीसी में बताए गए हैं पहले ही। तो ये हमारा इस प्रकार से ये अध्याय 4 या भाग 4 हो जाता है। और इसमें भी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उन्हीं पर हमने केवल डिस्कस किया है। अब अगली वीडियो में हम भाग इसका 5 और 6 करेंगे। तो ऐसे जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे केवल उन्हीं पर डिस्कस किया जाएगा। इसमें फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू।